हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों क्लास 9th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 6 वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों पार्ट 6 वीडियो या मेरा सिर्फ एक मकसद एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस के लिए है दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 5 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि पार्ट 1 से लेकर के मेरा पार्ट 4 तक में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया, उसे देख लीजिएगा। और पार्ट 5 में मैंने जो जितने भी सारे क्वेश्चंस थे जो कि टॉपिक के बीच में पूछा करते थे उसका मैंने सॉल्यूशंस दिया है। आपको दिखा दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, यह जैसे कि क्वेश्चंस हुआ इसका सॉल्यूशन, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस था इसका सॉल्यूशन, और यह यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि इसका सॉल्यूशन मैंने पार्ट 5 वीडियो में दिया है। तो पार्ट 6 वीडियो सिर्फ एक्सरसाइजेस के लिए। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट 6 वीडियो अपना। तो दोस्तों यह एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड। यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। तो यह इसका आंसर इसके नीचे दिया गया है। आंसर प्लांट ब्रीडिंग इज वन ऑफ द मेथड एडॉप्टेड फॉर हाई यील्ड प्लांट ब्रीडिंग एंड इज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय ब्रीडिंग प्लांट्स। तो यह दोस्तों आंसर है प्लांट्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एरियाज आर पिक्ड अप विद प्रीफर्ड ट्रेट्स एंड देन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग इज डन अमॉन्ग्स दिस डाइवर्सिटीज टू गेट अ क्रॉप प्लांट ऑफ एंटीसिपेटेड कैरेक्टरिस्टिक। अब क्वेश्चन सेकेंड है दोस्तों, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है फील्ड्स पर। तो दोस्तों आंसर है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इनरीच द सॉइल क्वालिटी। तो दोस्तों सॉइल क्वालिटी जो होता है उसको बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव द यील्ड जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। दे आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीज, और वह कंट्रोल करते हैं यानी कि जो डिजीजेज हैं उसको कंट्रोल करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स रिप्लेनिश द सॉइल बाय सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। वह भेजते हैं सॉइल को बाय सप्लाई न्यूट्रिएंट मैन्योर फर्टिलाइजर के जरिए जाता है। तो दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम फास्फोरस एंड नाइट्रोजन विच असिस्ट इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मेनली इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ तक इसका फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल तक पूरा यह आंसर ही है, मैन्योर से लेकर के यहाँ तक। आप चाहे तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन का जो कि एक्सरसाइजेस का है हमारा। तो फिर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका सारा सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्या लाभ मिलते हैं इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करने से दोस्तों। तो आंसर है हमारा दोस्तों इंटरक्रॉपिंग जो है चेक्स पेस्ट्स एंड रोडेंट्स एंड हेंस डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फुल क्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग के जो एडवांटेज हैं चेक्स करता है पेस्ट यानी कि कीट पतंगों को, और रोडेंट्स को जो कुतरने वाले जानवर जैसे रैट और चूहा हुआ, एंड हेंस डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ द वोल क्रॉप के खराब होने के चांसेस को थोड़ा जो है डिक्रीज करता है इंटरक्रॉपिंग। और डिक्रीज चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इससे मृदा अपरदन कम होगा इंटरक्रॉपिंग करने से। लेस वाटर रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में हम रो वाइज जो है कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। तो रिड्यूस्ड लॉस ऑफ क्रॉप्स विद हाई रिड्यूस, थोड़ी कम आशा रहेगी लॉस ऑफ क्रॉप्स की। यही सब दोस्तों हमारा इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेज है। और क्रॉप रोटेशन का अब मैं लाभ बता दूं, क्रॉप रोटेशन का क्या लाभ है। तो क्रॉप रोटेशन का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर्स कैन ग्रो 2 और 3 क्रॉप्स एनुअली, यानी कि वार्षिक में एक वर्ष में 2 या 3 क्रॉप्स जो है कि बोया जा सकता है। पल्सेस टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेंस रिक्वायर मिनिमल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन इजिली। और बेस्ट यूज ऑफ लैंड विथ प्रॉपर
सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो आप दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 का मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 4, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी कि जो है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसफर होता है जीन्स का, जीन का ट्रांसफर होता है टेक प्लेस फ्रॉम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो उसी को जेनेटिक मैनिपुलेशन बोलते हैं। वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीन का ट्रांसफर होता है एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में। इंट्रोड्यूस इनसाइड द क्रोमोसोम cell and hence results in a transgenic plant. Example, BT cotton is a genetically modified crop which carry bacterial genes that protects these plants from insects. These are used in plants like brinjal, cabbage, rice, cauliflower and maize crops to get protection from insects. तो बीटी कॉटन जो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। मैं आपको बता दूं कि बीटी कॉटन जो दोस्तों होता है वह डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो प्रक्रिया होती है उसके बेसिस पर ये बना रहता है। इसके जो सीड्स हैं तो उससे यह डिजीज़ रेसिस्टेंट रहता है, इसके अंदर लड़ने की क्षमता रहती है, जल्दी ये क्रॉप ख़राब नहीं होते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन 5 पर चलते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर है, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। तो आंसर यहाँ पर है, स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर ड्यू टू वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी, एबायोटिक फैक्टर ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, फ्लड, विंड। यह हुआ दोस्तों यह एबायोटिक। और बायोटिक फैक्टर्स इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, माइट्स, बर्ड्स। यही उसका आंसर होगा। इसका आंसर यही होगा क्वेश्चन 5 का कि हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। तो एबायोटिक फैक्टर से अकर करता है और दोस्तों बायोटिक फैक्टर से अकर करता है। दो फैक्टर से अकर करता है, एबायोटिक फैक्टर से, बायोटिक फैक्टर से हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का लॉसेज होता है, यानी कि खराब होने की आशा रहती है वो। तो एबायोटिक फैक्टर में ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, फ्लड, विंड। और बायोटिक फैक्टर्स में इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया। इंसेक्ट, रोडेंट्स, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया। आपको याद भी करवा दूंगा दोस्तों, मैं ऐसे बोलूँगा। क्वेश्चन 6, हाउ डू गुड एनिमल हैजबेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट्स फार्मर्स। तो कैसे जो है कि गुड एनिमल जो है कि हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर्स कैसे। तो आंसर, गुड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेनिफिट्स फार्मर्स बाय फॉलोइंग वेज। जो गुड प्रैक्टिस जो एनिमल्स हस्बेंड्री के जो होते हैं वो बेनिफिट्स करते हैं फार्मर्स बाय फॉलोइंग वेज। यह आंसर नोट कर लीजिए। इल्ड इन गुड क्वालिटी कैटल, बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यूज इन एग्रीकल्चर फॉर कार्टिंग, इरिगेशन एंड टीलिंग। यानी कि यील्ड्स करते हैं गुड क्वालिटी कैटल को, बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यूज इन एग्रीकल्चर फॉर कार्टिंग, इरिगेशन, टीलिंग। एग्रीकल्चरल पर्पज से भी एनिमल हस्बेंड्री जो है कि हमारे काम आते हैं। तो यही है। अब क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर नीचे दिया गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बेनिफिट्स क्या है कैटल फार्मिंग का दोस्तों। तो कैटल फार्मिंग का बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग आर, कैटल्स आर यूज इन एग्रीकल्चरल पर्पज। कैटल जो है कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। और जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी कैटल, जनरेशन होता है गुड क्वालिटी कैटल का। मिल्किंग एंड मीट पर्पजेज, और मिल्किंग और मीट पर्पज। स्किन ऑफ कैटल इज यूज फॉर लेदर एंड वूल इंडस्ट्री। फिर क्वेश्चन 8, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग करने के लिए व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग में क्या जो है कि कॉमन है। यानी कि जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग करते हैं तो क्या कॉमन है, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक जो है कि यूज किया जाता है। एडॉप्टेड जो कि होता है इन पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग। एलॉन्ग विथ दिस टेक्निक रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस मेथड्स आर यूजफुल इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन। तो अगर इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को दोस्तों तो क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जो कि अडॉप्ट करते हैं पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग में। अलॉन्ग विद दिस टेक्निक रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस मेथड आर यूजफुल इन इम्प्रूविंग। तो यही यहाँ तक इसका आंसर है।
अब क्वेश्चन 9, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो इसका दोस्तों मैं आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ क्वेश्चन 9, जो क्वेश्चन था हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। दोस्तों यही क्वेश्चन था कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कैप्चर फिशिंग और मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। क्वेश्चन 9 दोस्तों आप देख लीजिए, क्वेश्चन 9 देख लीजिए, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। तो इन द फॉलोइंग टेबल बना करके आप अगर अपने नोट बना रहे हो तो टेबल बना करके कंपेरिजन हैज़ बीन मेड बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर का देखिए, कैप्चर फिशिंग का यहाँ पर है, इन कैप्चर फिशिंग द फिश कैचिंग इज डन फ्रॉम वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, सीज। यहाँ से कैप्चर फिशिंग किया जाता है, यानी कि फिश कैच किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो मैरीकल्चर में देखेंगे तो इन मैरीकल्चर कल्चर ऑफ मैरीन फिशेज is done in the coastal water. The desired marine fishes and other animals are cultivated and obtained. In aquaculture, culturing of fish is done using any water body which may contain salt water or fresh water. Mariculture is a type of aquaculture. तो दोस्तों यह वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों टाटा, बाय बाय।